महाराज, अब आपको विवाह कर लेना चाहिए। जब तक इस राज्य में कोई महारानी ना हो तब तक राज्य पूर्ण कैसे हो सकता है महाराज। ठीक है मंत्री जी, यदि आप सबकी यही इच्छा है तो मैं अवश्य विवाह करूंगा। चलो मंत्री जी, आज हम अपने राज्य का हाल खबर लेते हैं। कौन मनुष्य सुख में है और कौन दुख में है। हाँ हाँ महाराज, यह तो बहुत अच्छी बात है। चलो चलते हैं। अरे, यह लड़की कौन है? यह तो बहुत सुंदर है। इसके सामने तो स्वर्ग की अप्सराएं भी अपना सर शर्म से झुका दें। महाराज, यह लड़की हमारे राज्य के सेठ धनीराम की पुत्री है। राजा उस लड़की को देखकर उसे ही अपनी रानी बनाने का निश्चय कर लेता है। राजा अपने पास से एक स्वर्ण मुद्रा निकालता है और उस सेठ के घर के बाहर फेंक देता है और वहां से चला जाता है। इसी प्रकार राजा प्रत्येक दिन उसी सेठ के घर के बाहर से निकलता था और एक स्वर्ण मुद्रा फेंक देता और किसी से कुछ कहे बिना वहां से चला जाता था। अरे ये क्या, ये आदमी रोज यहाँ आता है और एक स्वर्ण मुद्रा फेंक कर चला जाता है। मुझे इसकी जानकारी पिताश्री को देनी चाहिए। पिताजी, एक आदमी रोज यहाँ से गुजरता है और एक सोने का सिक्का फेंकता है, लेकिन वह बिना कुछ बोले यहाँ से चला जाता है। ठीक है बेटी, कल जब वह आदमी सिक्के फेंकने के लिए आए तो मुझे बुला लेना। रोज की तरह उस दिन भी वह राजा सोने का सिक्का फेंकता है और चल देता है। अरे सुनिए, हमारे पिताजी आपसे बात करना चाहते हैं। कृपया आप यहीं रुकिए, मैं उन्हें बुलाती हूँ। पिताजी पिताजी, जल्दी आइए, वही आदमी आ गया है जो रोज यहाँ सोने के सिक्के फेंक कर चला जाता है। कौन हो तुम और हमारे घर में रोज रोज तुम स्वर्ण मुद्राएं क्यों फेंकते हो? इसका क्या कारण है? सेठ जी, मैं इस राज्य का राजा हूँ। मैं आपकी पुत्री को बहुत पसंद करता हूँ और उससे विवाह करना चाहता हूँ। ठीक है महाराज, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं आपकी हर एक शर्त को मानने के लिए तैयार हूँ। बोलिए सेठ जी, आपकी क्या शर्त है? महाराज, मेरी शर्त यही है, यदि आप मेरी पुत्री के साथ विवाह करना चाहते हैं तो आपको इस कुएं को धन से भरना होगा। जब यह कुआं पूरी तरह धन से भर जाएगा तब मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं आपके इस कुएं को धन दौलत से भर दूंगा। राजा वापस जाता है और अपना पूरा राजमहल तथा अपनी धन संपत्ति बेचकर सारा धन इकट्ठा करता है। फिर राजा उस कुएं के पास पहुंचता है और धन उतार उतार कर कुएं में फेंकने लगता है, लेकिन कुआं नहीं भरता। अरे ये क्या, मैंने तो अपनी सारी धन संपत्ति इस कुएं में डाल दी है, लेकिन यह कुआं तो भरा ही नहीं है। अब क्या करूं? अब मैं कहां से पैसा लेकर आऊं? चलो ऐसा करता हूं, मैं जंगल से लकड़ियां काटता हूं और उन्हें बाजार में बेचता हूं। जो पैसे मिलेंगे मैं उन्हें इस कुएं में डालता रहूंगा। यदि ईश्वर ने चाहा तो एक ना एक दिन यह कुआं जरूर भर जाएगा। फिर वह राजा
जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचता। जो पैसे मिलते उन्हें कुएं में फेंक दिया करता और वहीं पेड़ के नीचे पड़ा रहता। इसी प्रकार कुछ दिनों तक चलता रहता है। हे ईश्वर, आज तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आज मैं काम कैसे करूंगा? लेकिन यदि मैं काम नहीं करूंगा तो कुआं कैसे भरेगा? नहीं नहीं, मुझे काम के लिए जाना ही पड़ेगा। अरे बेटा, तुम इतनी कड़कती धूप में काम कर रहे हो, थोड़ा सा आराम तो कर लो। नहीं बाबा जी, मैं अभी आराम नहीं कर सकता, मुझे अभी बहुत काम करना है। अरे बेटा, तुम्हें ऐसा कौन सा कार्य करना है जो तुम इतनी कड़कती धूप में भी काम कर रहे हो? बताओ मुझे। अरे बाबा, मैं क्या बताऊं आपको, मैं बहुत परेशानी में हूँ। मैं यह परेशानी अपने प्रेम को पाने के लिए कर रहा हूँ। फिर श्यामा कुमार उस साधु को अपनी पूरी कहानी सुनाता है। अब बाबा, आप ही बताओ, मैं क्या करूं? उस कुएं को कैसे भरूं? इतना सारा धन मैं कहां से लाऊं बाबा? बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम इस लकड़ी को ले जाओ और उस कुएं की परिक्रमा करके ओम नमः शिवाय का जाप कर इस लकड़ी को उस कुएं में डाल देना, तो वह कुआं धन से भर जाएगा। श्यामा कुमार उस लकड़ी को लेकर कुएं के पास जाता है और परिक्रमा करने लगता है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। चलो, अब इस लकड़ी को कुएं में डाल देता हूँ। अरे वाह, ये कुआं तो सचमुच खजाने से भर गया है। हे भोलेनाथ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सेठ जी, चलिए और देखिए, कुआं खजाने से भर चुका है। अरे वाह राजा साहब, तुमने तो सच में यह कुआं खजाने से भर दिया है। अरे, यह तो सच में कुआं खजाने से भर चुका है। अब तो मेरा विवाह इसके साथ अवश्य हो जाएगा। परंतु मेरे पिता तो इतने कंजूस हैं, वो हमें कुछ भी नहीं देंगे और मेरा पति तो खुद कुआं भरते भरते कंगाल हो गया है। मैं ऐसा करती हूँ कि कुछ असरफियाँ अपने पास छिपा कर रख लेती हूँ। फिर सेठ उन दोनों को वहां से विदा कर देता है। अरे भैया, हम लोग परदेसी हैं, हम दोनों इस गांव में रहना चाहते हैं। क्या हमें यहाँ कहीं रहने के लिए कोई घर मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घर दिलाता हूँ। मैं तुम्हें घर तो दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे रोज 1 रुपया लूंगा। यदि मंजूर हो तो बोलो। ठीक है भैया, मैं तुम्हें रोज का 1 रुपया दे दूंगा। अरे रूपरेखा, हमने घर तो ले लिया है, लेकिन इसका किराया हम कहाँ से भरेंगे? आप बिल्कुल भी चिंता ना करिए। यह एक स्वर्ण मुद्रा लीजिए और इसे बेचकर कुछ खाने के लिए ले आइए। और याद रहे, बाजार से 2 गोले ऊन के ले आइएगा। श्यामा कुमार सोनार के घर जाता है और सोने की मुद्रा बेचकर ऊन के 2 गोले तथा चावल लेकर आता है। दोनों पति पत्नी चावल पकाकर खा लेते हैं और सो जाते हैं। रूपरेखा उन दोनों ऊन के गोलों से अच्छे अच्छे दस्ताने व टोपियां बना देती है। आजी सुनिए, आप इन कपड़ों को
बाजार में जाकर बेच आइए। आइए आइए, अच्छे अच्छे कपड़े, दस्ताने व टोपियां लेकर जाइए। आइए भैया, देखिए कितने सुंदर कपड़े हैं। आइए आइए। श्यामा कुमार इसी प्रकार रोज रोज कपड़े लेकर यहाँ वहाँ की बाजारों में बेचने लगता है। आजी सुनो, अब हमारे पास काफी पैसे हो चुके हैं, अब हमें कुछ बड़ा करना चाहिए। मैं ऐसा करती हूँ, एक शाही गलीचा बनाती हूँ। हाँ हाँ रूपरेखा, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। अब हमें कुछ बड़ा सोचना चाहिए। रूपरेखा ने गलीचा बनाना शुरू कर दिया। उसने एक बहुत ही सुंदर गलीचा बनाकर तैयार किया। श्यामा कुमार जब भी उस गलीचे को बेचने के लिए बाजार में जाता तो वह गलीचा नहीं बिकता। इसी प्रकार कई दिन गुजर जाते हैं। क्या बात है श्याम भाई, आपका यह गलीचा अभी भी नहीं बिका है? क्या करूं बिरजू भाई, इसकी सही कीमत कोई दे ही नहीं पाता है, तो इसलिए यह गलीचा बिक ही नहीं पा रहा है। अरे श्याम भाई, मेरी बात मानो तो तुम इस गलीचे को लेकर कन्नड़ राज्य चले जाओ। वहाँ की बाजार का यह नियम है, यदि बाजार में सूर्यास्त के बाद कोई सामान ना बिके तो वह सामान राजा खरीद लेता है। तुम इस गलीचे को वहीं लेकर चले जाओ।